गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज राहुल मौर्य एंड आई एम केमिस्ट्री टीचर। और आज हमारा टॉपिक है आयनिक इक्विलिब्रियम। आज हम पढ़ते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग आयनिक, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि आयनिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें आयन प्रेजेंट हो उसे आयनिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे। आयनिक इक्विलिब्रियम को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक टर्म है, उस बेसिक टर्म को जान लेते हैं। जैसे हमारे पास हमें पता है कि कंडक्टर्स क्या होते हैं। तो कंडक्टर का मतलब क्या होता है, जब मटेरियल विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नोन एज कंडक्टर्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे कंडक्टर कितने टाइप के होते हैं। हम लोग जान लेते हैं टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स के बारे में। टाइप्स ऑफ कंडक्टर, टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स। बेसिकली कंडक्टर दो तरह के होते हैं। एक होता है मेटालिक कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर, और एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर की खासियत ये है कि ये सॉलिड स्टेट पे होते हैं। सॉलिड स्टेट पे होते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे हमारे पास कॉपर का वायर हो गया या एल्यूमिनियम का वायर हो गया। हम लोग जानते हैं कि जो वायर्स होते हैं, कॉपर के वायर या एल्यूमिनियम के वायर्स, वो इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट करते हैं, लेकिन किसके कारण करते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण करते हैं। इसलिए उसे क्या बोलेंगे हम? मेटालिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की खासियत ये होता है कि लिक्विड स्टेट में होते हैं। ये लिक्विड स्टेट में होते हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस, ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस। जैसे हम लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा था एसिड और बेस वाले चैप्टर में, जो एसिड और बेस होते हैं उसको बोलते थे वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करते हैं कि एसिड और बेस जाकर वाटर में क्या कर जाते थे? आयंस को टूट जाते थे, और वही आयंस फ्लो करते थे, उनके फ्लो के कारण क्या होते थे? वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते थे। इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे इसको? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। दोनों में बेसिक डिफरेंस ये हो गया। अब हम लोग हमारा चैप्टर जो है, हमारा चैप्टर है मेनली ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के बारे में ही है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जानकारी लेंगे और ज़्यादा। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के बारे में और चीज़ें। तो बेसिकली इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होते क्या है? एक कंपाउंड होते हैं, एक कंपाउंड होंगे, और हमारे पास दो तरह के कंपाउंड होंगे। ऐसे कंपाउंड जो अपने रिस्पेक्टिव आयंस में टूट जाए उसे क्या बोलेंगे हम लोग? इलेक्ट्रोलाइटिक कंपाउंड। इलेक्ट्रोलाइटिक कंपाउंड, इलेक्ट्रोलाइटिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है? जो अपने आयंस में टूट जाए उसे क्या बोलेंगे हम लोग? इलेक्ट्रोलाइटिक कंपाउंड। जैसे हमारे पास एसिड हो गया, बेस हो गया, या फिर सॉल्ट हो गया, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इलेक्ट्रोलाइटिक कंपाउंड हो गया। एक होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक कंपाउंड, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक कंपाउंड। नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होंगे जो अपने आयंस में नहीं टूटते हैं। सॉल्युबल तो हो जाएंगे, हो सकता है सॉल्युबल हो जाए, लेकिन सॉल्युबिलिटी और आयनाइजेशन दोनों अलग अलग चीजें हैं। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है घुल जाना, और आयनाइजेशन का मतलब होता है कि हम लोग उसमें देखते हैं कि वो घुलने के बाद अपने आयंस में टूटा है कि नहीं। तब उसको बोलते हैं आयनाइज हुआ है, नहीं टूटा तो नहीं आयनाइज। अगर नहीं आयनाइज होगा तो उसको इस कैटेगरी में रखेंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में बेसिकली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आते हैं, जैसे हमारे पास ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज, या फिर हमारे पास यूरिया हो गया, ये सब क्या होते हैं? पानी के तो घुल जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा, लेकिन अपने आयंस में नहीं टूटेगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होंगे उसके लिए अल्फा की वैल्यू, अल्फा क्या होगा? अल्फा की वैल्यू 100 हो सकती है या कुछ भी हो सकती है, लेकिन इसमें क्या होगी? अल्फा की वैल्यू 0 होगी। अल्फा डिग्री ऑफ आयनाइजेशन की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि अपने आयंस में नहीं टूटेगा। लेकिन इसमें अल्फा की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। अगर अल्फा की वैल्यू 100 है तो उसको बोलेंगे हम लोग 100% आयनाइज हो गया। तो 100% आयनाइज होगा तो उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गया। अगर वो 100% आयनाइज नहीं हुआ तो उसको बोलेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इसका मतलब ये हुआ कि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन के बेसिस पर हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर को दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट,
इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा जिसकी अल्फा की वैल्यू क्या होगी 100% होगी या फिर अल्फा की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। इसको क्या बोलेंगे हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आ जाता है स्ट्रॉन्ग, पहला कैटेगरी है स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं जैसे मान लो हमारे पास हो गया HClO4 या फिर HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड है। और स्ट्रॉन्ग एसिड की सबकी वैल्यू अल्फा की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, 100% होगी, इसलिए इसे क्या बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। एक चीज और, जो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होती है उसकी डिग्री ऑफ कांस्टेंट जो आयनाइजेशन कांस्टेंट होता है, आयनाइजेशन कांस्टेंट बहुत ही ज्यादा होता है। जैसे मैंने आयनाइजेशन कांस्टेंट जैसे मैंने बोल दिया किसी एसिड का 1000 बोल दिया या फिर 10,000 बोल दिया, किसी अगर एसिड का हमने आयनाइजेशन कांस्टेंट 1000 या 10,000 बोल दिया, इसका मतलब क्या है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्यों उसका आयनाइजेशन कांस्टेंट ज्यादा होगा, क्योंकि जब आयनाइजेशन कांस्टेंट निकालते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत ही ज्यादा हो जाएगी। प्रोडक्ट की वैल्यू कब ज्यादा हो जाएगी जब वो कंप्लीटली टूट जाएगा। तो याद रखने वाली यही चीज होगी कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होती है उसकी अल्फा उसकी के की वैल्यू बहुत ही ज्यादा होती है। इसीलिए जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो जनरली क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में या स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस के केस में के की वैल्यू कितनी है उसे पहचान सकते हैं हम लोग कि स्ट्रॉन्ग है कि नहीं। ये हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड। एक होता है स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्टर इलेक्ट्रोलाइट पे आते हैं। जैसे हमारे पास NaOH हो गया, NaOH आ गया या फिर KOH हो गया, ये सब क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। तो ये भी किस कैटेगरी पे आएगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस पे आएगा। तीसरा है हमारा कैटेगरी, तीसरा कैटेगरी है हमारे पास ऑल टाइप ऑफ सॉल्ट। ऑल टाइप ऑफ सॉल्ट जितने भी दुनिया में सॉल्ट है वो सब किस कैटेगरी में आते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कैटेगरी में आते हैं। जैसे हमारे पास हो गया NaCl हो गया या AgBr हो गया, ये सब क्या है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। मैंने बताया कि सॉल्युबिलिटी अलग चीज है और आयनाइजेशन अलग चीज है। ये पूरा सॉल्युबल भी हो जाएगा और 100% टूट भी जाएगा, लेकिन जो AgBr है इनसॉल्युबल सॉल्ट है। ये इनसॉल्युबल सॉल्ट है, इसको आगे हम सॉल्युबिलिटी में पढ़ेंगे। इनसॉल्युबल सॉल्ट का मतलब होता है कि जैसे मान लो 1 kg है, 1 kg AgBr है हमने वाटर में डाला, उसका 1 ग्राम केवल डिसॉल्व हुआ वाटर में, तो उसको क्या बोलेंगे केवल 1 ग्राम डिसॉल्व हुआ तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग इनसॉल्युबल सॉल्ट। लेकिन 1 ग्राम डिसॉल्व होने के बाद भी वो क्या होता है 100% टूट जाता है। इसलिए इसको किस कैटेगरी में रखते हैं हम लोग, इसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में रखते हैं। तो ये सब हो गए हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब हम लोग जान लेते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट में आ रहा है कि सबसे पहले हम लोग लेते हैं वीक एसिड। वीक एसिड जितने भी है जैसे हमारे पास हो गया CH3 COOH हो गया या फिर H2S हो गया, ये सब क्या है या फिर HCl हो गया, ये सब क्या है वीक एसिड है। इसकी अल्फा की वैल्यू क्या होगी लेस देन 100 होगी, लेस देन 100 होगी या लेस देन 100% या लेस देन 1 हो। इस कैटेगरी में आएंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में। दूसरा हो गया हमारा वीक बेस। वीक बेस जितने भी वीक बेस होते हैं जैसे हमारे पास अमोनिया हो गया या फिर अमाइन हो गया, ये सब किस कैटेगरी में आएंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि अल्फा की वैल्यू क्या होगी लेस देन 1 होगी, 100% डिसोसिएट आयनाइज नहीं होगी। तो ये हमारी कैटेगरी हो गया वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी हो गया। अब हम लोग जानते हैं इसके और वाले में एसिड और बेस कहाँ से क्या डेफिनेशन क्या है। तो एसिड और बेस का डेफिनेशन 3 साइंटिस्ट ने दिया। सबसे पहले हम लोग जानेंगे आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट आर्हेनियस ने बोला कि
the substance which can donate या give H plus ion या H3O plus ion in water known as acid। यहाँ से क्या हो गया कि सबसे पहले आर्हेनियस नाम के साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने बोला कि एसिड वो मटेरियल होंगे जो वाटर में क्या करेंगे, H प्लस आयन को डोनेट करेंगे, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, एसिड बोलेंगे। जैसे मान लो हमारे पास HCl हो गया, H2SO4 हो गया, या फिर HNO3 हो गया, या CS3COOS हो गया, इन सबको वाटर में हम लोग डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है, ये H प्लस आयन डोनेट करते हैं। जैसे मान लो HCl हो गया, जैसे इसको वाटर में डालेंगे तो ये H प्लस आएगा और ये Cl माइनस आएगा। एक चीज ध्यान देने वाली बात ये है कि जैसे ये HCl है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड का मैंने बताया था कंप्लीट आयनाइजेशन हो जाता है। तो कंप्लीट आयनाइजेशन हो जाएगा तो ये एक ही डायरेक्शन में रिएक्ट हो जाएगी, इधर से इधर नहीं है, इसमें इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश नहीं हो सकता। लेकिन अगर वहीं पर वीक एसिड रहेगा, मान लीजिए CS3COOS होगा, जैसे इसको हम लोग वाटर में डालेंगे, जैसे इसको वाटर में हम डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, CS3CO प्लस H प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पर ये कंप्लीट डिसोसिएशन इसका नहीं होता है, डायजेशन नहीं होगा, कुछ ही पार्ट टूटेगा और जो पार्ट टूटेगा फिर से वापस ऐसे बन जाता है। तो यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो सकता है, इसको बोलेंगे हम लोग जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उस केस में इक्विलिब्रियम आएगा, स्ट्रॉन्ग केस में नहीं आता है। तो हम लोग यहाँ से ये जान रहे हैं कि ये एसिड क्या होता है, जो H प्लस आयन डोनेट कर सकता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एसिड आयनियस के साथ। बेस क्या होगा, यहाँ पर बेस which can donate OH minus in water, OH minus in water, हाइड्रोक्सिल आयन in water। जैसे हमारे पास KOH हो गया या फिर NaOH हो गया, जैसे इसको वाटर में डालेंगे तो ये दो पार्ट में टूट जाएगा, K प्लस और OH माइनस में टूट जाएगा। इसका मतलब ये OH माइनस में डोनेट कर रहा है, इसलिए क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बेस बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू आरएएस। अब जो एसिड और बेस जो रिएक्शन करती है उसको बोलते हैं हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अकॉर्डिंग टू आरएएस, when acid and base react to each other, they form this reaction is called neutralization reaction। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होगा, सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। जैसे हमारे पास आ गया HCl आ गया, इसका रिएक्शन हमने NaOH से करा दिया, जैसे ही NaOH से कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से NaCl बन जाएगा और प्लस वाटर बन जाएगा। कैसे बना, HCl ने क्या किया, H प्लस आयन डोनेट किया और OH ने क्या किया, NaOH ने क्या किया, OH माइनस आयन डोनेट किया, दोनों मिलकर क्या बना, वाटर बना दिया अकॉर्डिंग टू। और ये Cl माइनस और Na प्लस क्या बना देंगे, सॉल्ट बना देंगे। तो ये हो गया हमारे आरएनएस के हिसाब से एसिड बेस का कंसेप्ट। लेकिन कुछ समय के बाद एक और साइंटिस्ट आए जिसका नाम था ब्रॉन्स्टेड लोरी। वो साइंटिस्ट थे, उन्होंने मिलकर डेफिनेशन दिया है एसिड बेस का, नाम था ब्रॉन्स्टेड और एक साइंटिस्ट का नाम था लोरी, ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट। इसमें क्या बोला गया, जैसे अभी हमने आरएनएस में देखा था, आरएनएस ने क्या किया था, एसिड और बेस को डिफाइन करते टाइम क्या लिया था, सॉल्वेंट का होना जरूरी शब्द है। लेकिन यहाँ पर ब्रॉन्स्टेड और लॉरी ने क्या किया कि उन्होंने बोला कि एसिड बेस को डिफाइन करने के लिए सॉल्वेंट की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या बोला कि एसिड वो होंगे जो H प्लस आयन डिनोट कर सकते हैं, कैन डोनेट H प्लस आयन। मतलब ये है कि यहाँ पर सॉल्वेंट की जरूरत नहीं है। जैसे हमारे पास HCl हो गया या फिर HNO3 हो गया या फिर हमारे पास H2SO4 हो गया, इन सबको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। एसिड बोलते टाइम क्या करेंगे हम लोग, सॉल्वेंट की जरूरत नहीं समझेंगे,
लेकिन प्रोस्टेट ने क्या किया और लोरी ने क्या किया, बेस का डेफिनेशन थोड़ा सा चेंज कर दिया। इन्होंने बोला बेस वो कंपाउंड होंगे जो क्या कर सकते हैं, H प्लस आयन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, कैन एक्सेप्ट H प्लस आयन। जो H प्लस आयन को डोनेट करेंगे उन्हें एसिड बोलेंगे, जो H प्लस आयन को एक्सेप्ट करेंगे उसे क्या बोलेंगे, हम लोग बेस बोलेंगे अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड एंड लोरी। जैसे हमारे पास अमोनिया होता है, अमोनिया क्या करता है कि जब इसमें H प्लस को एक्सेप्ट करता है तो क्या बन जाता है, यहाँ से NH4 प्लस बनता है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बेस बोलेंगे। कौन सा बेस बोलेंगे, ब्रोंस्टेड बेस बोलेंगे। बात समझ में आई? चाहे हमारे पास ये अमाइंस हो गया, अमाइंस को भी हम लोग क्या करेंगे, H प्लस अगर देंगे तो क्या बन जाएगा, RNH3 प्लस बन गया। ये भी H प्लस आयन को क्या किया, एक्सेप्ट किया, इसलिए क्या बन गया, ये H बन गया। याद रखेंगे हम लोग यहाँ पर। अब हम लोग बात करते हैं कि एसिड बेस की रिएक्शन को ये किस तरह से समझाया है ब्रोंस्टेड और लोरी ने। तो ब्रोंस्टेड लोरी ने होता कि जो एसिड और बेस का रिएक्शन होता है, एसिड और बेस का रिएक्शन होता है, सिंपल क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन होता है, ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन, ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन होगा। जब कभी भी एसिड और बेस का रिएक्शन होगा तो कुछ प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा। जैसे हमारे पास HCl है, इसका रिएक्शन हमने क्या कर दिया, अमोनिया से कर दिया, तो ये क्या होगा, ये H प्लस आयन डोनेट कर देगा इसको। जब H प्लस आयन इसको डोनेट कर देगा तो ये क्या बन जाएगा, ये Cl माइनस बन जाएगा, और एक्सेप्ट करने के बाद ये क्या बन जाएगा, NH4 प्लस। ये ध्यान देने वाली बात है। एक चीज और इन्होंने बताया कि कोई भी अगर एसिड है, कोई भी एसिड है, जैसे HCl है, ये एसिड है, अगर H प्लस आयन को डोनेट कर दिया, डोनेट करने के बाद जो आयंस बचा उसको हम लोग बोलेंगे इस एसिड का कंजुगेट बेस, कंजुगेट बेस, कंजुगेट बेस। कंजुगेट बेस क्या होता है, कोई भी एसिड जब अपने में से H प्लस आयन को रिमूव कर देता है या डोनेट कर देता है तो जो रिमेनिंग जो आयंस बच जाएगा उसी को क्या बोलेंगे, कंजुगेट बेस। जैसे हमारे पास CH3 है, अगर यहाँ से अपने इसने क्या किया, H प्लस आयन को रिमूव कर दिया, ये क्या बन जाएगा, CH3COO माइनस बन गया। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, हमारे पास ये एसिड है और ये क्या हो जाएगा, इसका कंजुगेट बेस, कंजुगेट बेस बन जाएगा। यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कंजुगेट बेस होगा वो वीक होगा, और जो वीक एसिड है जैसे यहाँ पर है, ये वीक एसिड है, वीक एसिड का जो कंजुगेट बेस बनेगा वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। ये ध्यान देने वाली है। सिमिलरली बेस के साथ भी वही होगा। जैसे हमारे पास अमोनिया है, एक बेस है, ये क्या करेगा, H प्लस आयन को एक्सेप्ट करने के बाद ये क्या बन जाएगा, ये NH4 प्लस बन जाएगा। NH4 प्लस को हम लोग क्या बोलेंगे, NH4 प्लस को हम लोग बोलेंगे इसको तो हम बोलेंगे बेस, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कंजुगेट एसिड। इसका कंजुगेट एसिड होता है, कंजुगेट एसिड। तो कंजुगेट एसिड और बेस पेयर क्या होते हैं, कंजुगेट एसिड और बेस पेयर क्या होते हैं, जिसमें H प्लस का डिफरेंस होता है। जैसे इस पे और इस पे अगर कंपेयर करेंगे तो H प्लस का डिफरेंस है, इसमें कंपेयर करेंगे तो H प्लस का डिफरेंस है, इसमें कंपेयर करेंगे तो H प्लस का डिफरेंस है। तो कंजुगेट एसिड बेस पेयर क्या होते हैं, बेस जिसमें क्या होता है H प्लस का डिफरेंस होता है, उसे क्या बोलेंगे, कंजुगेट एसिड और बेस पेयर बोलेंगे। अब आगे इन्होंने लोरी, ब्रोंस्टेड और लोरी ने बताया एम्फोटेरिक मटेरियल के बारे में बताया। एम्फोटेरिक मटेरियल, एम्फीटेरिक, दो टर्म होते हैं, एक होता है एम्फोटेरिक, एक होता है एम्फीटेरिक, एम्फीप्रोटिक, एम्फोटेरिक और एम्फीप्रोटिक। एम्फोटेरिक का मतलब जैसे हमारे पास होता है मेटल ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है, या फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड होते हैं। ये क्या करते हैं, एम्फोटेरिक मटेरियल क्या करते हैं, वो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कर सकते हैं। उसको क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक। पीछे मैं बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, ऐसे मटेरियल
एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कर सकते हैं उसको क्या बोलेंगे? एम्फी। एम्फी प्रोटीन किसे बोलते हैं? ऐसा आयन या स्पीसीज which can accept or donate H plus ion, which can accept or donate H plus ions known as empty protein. empty protein यहाँ से empty protein हो गया। जैसे मान लीजिए हमारे पास H माइनस है, H माइनस को अगर हम लोग H प्लस इसको दे दें तो यहाँ पर H प्लस H क्या बन जाएगा? H2S बन जाएगा। अगर इसमें से हम लोग H माइनस को रिमूव कर दें तो ये क्या बन जाएगा? H2 माइनस बन जाएगा। तो ये क्या किया? जैसे ही H प्लस को इंजेक्ट किया ये बन गया H2S और इसमें से H प्लस को रिमूव कर दिया तो क्या बन गया? H2 माइनस बन गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एम्प्टी प्रोटीन। एम्प्टी प्रोटीन मटेरियल बोलेंगे। एम्प्टी प्रोटीन मटेरियल बोलेंगे। एम्प्टी प्रोटीन मटेरियल H प्लस आयन को लेने के बाद क्या बन जाते हैं? एसिड बन जाते हैं और H प्लस आयन को रिमूव करने के बाद क्या बन जाते हैं? बेस बन जाते हैं। ये ध्यान रखना। बात समझ में आई? जैसे मान लीजिए हमारे पास ये है H3PO4 हो गया और ये H3PO2 हो गया, H3PO3 और ये H3PO2 हो गया। इसके अलावा हमारे पास है HCl और हमारे पास H2SO4। इसकी बात करते हैं। HCl हमारे पास HCl क्या करता है? H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा तो एक HCl से हमें कितना मिला? एक H प्लस आयन मिला। इसको बोलेंगे बेसिसिटी। बेसिसिटी का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ H प्लस आयन जनरेटेड बाय एन एसिड नोन एज इट्स बेसिसिटी। अगर कोई एसिड एक H प्लस आयन दे रहा है तो उसकी बेसिसिटी 1 होगी। जैसे यहाँ पर सिमिलरली H2SO4 की बेसिसिटी कितनी होती है? 2 होती है। इसकी बेसिसिटी 3 होगी। इसकी बेसिसिटी कितनी होती है? 2 होती है। इसकी 1 होती है। ऐसा नहीं है, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि 3 इसमें से H प्लस 3 हाइड्रोजन है, तीनों हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे। हाइड्रोजन वही रिमूव होते हैं जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच होते हैं। जैसे मान लो इसका स्ट्रक्चर हम बनाए H3PO4 का, H3PO4 का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऐसा कुछ आता है, ये ऐसे आता है। इसमें जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। पीरियोडिक टेबल में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन के बाद दूसरे नंबर पर है। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण क्या करता है? हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे ये क्या हो जाता है? H प्लस के फॉर्म में अलग हो जाता है। तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं H3PO3 की, H3PO3 का स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होगा। H3PO3 का स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होगा। यहाँ पर वो दो हाइड्रोजन जो है डायरेक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट O से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर ये दोनों हाइड्रोजन क्या हो जाते हैं? वाटर में रिप्लेस हो जाते हैं। तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाती है? 2 हो जाती है। ये नहीं रिमूव होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, इसकी भी 2.1 है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग बराबर है, तो ये H इसमें से रिमूव नहीं हो पाता है। इसीलिए क्या कहते हैं कि इसकी बेसिसिटी 2 बोलेंगे और इसकी बेसिसिटी 1 होती है। जैसे मान लीजिए इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, इसका स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होगा, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, इसका स्ट्रक्चर ये होगा। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन तो रिप्लेस हो जाएगा, ये रिप्लेस नहीं होगी, इसीलिए इसकी बेसिसिटी कितनी होगी? 1 होगी। तो ये ध्यान देने वाली बात है। अब हम लोग बोलते हैं इसका आयनाइजेशन जैसे हम करते हैं। मान लिया हमें H3PO4 है, जब ये आयनाइज होगा तो पहले क्या इसमें से रिमूव होगा? H रिमूव होने के बाद माइनस H निकलने के बाद ये क्या बन जाएगा? H2PO4 माइनस, एक बार फिर H आएगा, रिमूव होगा, इस बार रिमूव होगा, क्या बनेगा? ये HPO4 माइनस 2, एक बार फिर होगा इसमें से H,
ये क्या बन जाएगा PO4 माइनस 3, इसकी बेसिकली है 3 बार H प्लस आयन रिमूव हुआ है। सिमिलरली हमारे पास है H3PO3, इसमें क्या होगा, पहले अगर H प्लस आयन अगर रिमूव होगा तो ये क्या बन जाएगा, ये H2PO4 माइनस, और एक और H प्लस इसमें से निकाल दे तो ये क्या बन जाएगा HPO4 2 माइनस। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि तीनों H प्लस निकल जाए, ये पॉसिबल नहीं है, ये यहाँ पर ये नहीं है, ये नहीं हो सकता। हमने देखा ना कि इसकी बेसिसिटी 2 है, तो ये H प्लस आयन को ये रिमूव कर सकता है। अगर बात करते हैं हम लोग H3PO2 की, H3PO2 की, तो इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, 1 होगी। एक ही H प्लस आयन इसमें से रिमूव हो सकता है, एक ही H प्लस आयन अगर इसमें से रिमूव होगा तो ये क्या बन जाएगा, H2PO4 माइनस बन जाएगा। अब ऐसा नहीं होगा कि इसमें से एक और H प्लस आयन रिमूव होगा, ऐसा कुछ होगा, ऐसा नहीं होगा। तो जो एक्सट्रीम लेफ्ट में है ये, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। ये क्या कर सकते हैं, केवल H प्लस आयन में से डोनेट कर सकते हैं, इसलिए क्या बोलेंगे हम लोग, एसिड बोलेंगे। और ये राइट साइड में है, एक्सट्रीम राइट साइड में है, ये क्या बोलेंगे, प्योर बेस बोलेंगे। तो प्योर बेस इसलिए बोलेंगे ये क्या कर सकते हैं, केवल H प्लस आयन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये क्या करेंगे, ये भी बेस कहलाएगा, ये भी बेस कहलाएगा, और ये भी बेस कहलाएगा, क्योंकि H प्लस आयन क्या कर सकता है, ये एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन जो बीच में है, जैसे ये होगा, ये जो बीच में आ गए हैं, ये क्या कर सकते हैं, H प्लस आयन क्या कर सकते हैं, H प्लस आयन को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। और जैसे H प्लस आयन को इसने एक्सेप्ट किया, ये क्या बन जाएगा, वापस ऐसा बन जाएगा, एसिड बना लिया, और H प्लस आयन को डोनेट करने के बाद ये बना लिया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एल्फी प्रोटीन बोलेंगे। एल्फी प्रोटीन क्या होते हैं, H प्लस आयन को डोनेट कर सकते हैं और एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, इसको बोलेंगे एल्फी प्रोटीन। एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट चीज है जो नोट करने वाली है, नोट करने वाली चीज ये है कि रिएक्शन प्रोसीड इन दैट डायरेक्शन where weak conjugate acid and base form। जैसे मान लीजिए हमारे पास HCl, इसका रिएक्शन हमने कराया Cl माइनस, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। जैसे ही इनका रिएक्शन कराएंगे, H प्लस आयन कैसे रिमूव होगा, ये एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करने के बाद क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा, और यहाँ से Cl माइनस, यहाँ पर क्या, यहाँ पर H प्लस आयन निकल गया, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये चीज देखिए हम लोग, तो इसको देख लेते हैं, यहाँ पर क्या बन जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर जो वीक, इसको क्या, ये अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये क्या बनेगा, वीक कंजुगेट बेस बनेगा, ये वीक पार्ट बनेगा। तो ये वीक पार्ट है, ये इधर से डायरेक्शन तो पूरी कंप्लीट हो जाएगी, 100% जाएगी, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट है। लेकिन ये वीक वाला जो पार्ट है, ये पूरी तरह से इधर नहीं जा पाएगा, क्योंकि जैसे ही ये बनेगा, ये फिर से वापस ही बनेगा, ये सब स्ट्रॉन्ग है, फिर से टूट जाएगा, तो टूट जाएगा तो फिर से कंप्लीटली डायरेक्शन इधर चली जाएगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि अगर रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग वीक कंपोनेंट बन रहे हैं तो वो डायरेक्शन क्या होगा, फेवरेबल होगा। यह ध्यान देने वाली बात। अब हो गया हमारे पास, हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट जरूरी क्यों पढ़ा, जैसे आर्हेनियस ने बता दिया था कि एसिड और बेस बता दिया था, तो ब्रॉन्स्टेड क्यों बताया, क्योंकि आर्हेनियस के हिसाब से KOH और NaOH क्या है, एसिड तो है, बेस तो है, लेकिन ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि ब्रॉन्स्टेड क्या कॉन्सेप्ट क्या कर सकता है, जो H प्लस आयन को एक्सेप्ट कर सकता है वही बेस होगा। ये तो एक्सेप्ट
ये बेस है लेकिन किसके डेफिनेशन के हिसाब से, आरएनएस के डेफिनेशन के हिसाब से, कांस्टेंट के हिसाब से नहीं है। सिमिलरली हमारे पास अमोनिया है, अमोनिया बेस की तरह बिहेव करता है। तो अमोनिया अगर बेस की तरह बिहेव करता है तो आरएनएस तो डिफाइन नहीं कर पाएंगे इसको, क्योंकि आरएनएस के हिसाब से बेस वो होगा जो OH माइनस आयन डोनेट कर सकता है वाटर में, इसमें OH माइनस आयन तो है नहीं, कैसे डोनेट करेगा। तो ब्रोस्टेड के हिसाब से बेस हो सकता है। ब्रोस्टेड ने क्या बताया कि जब ये H प्लस आयन को एक्सेप्ट कर ले तो वही क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ये ब्रोस्टेड के हिसाब से तो बेस है लेकिन आरएनएस के हिसाब से बेस नहीं है। एक तीसरा कॉन्सेप्ट भी है, उसको जान लेते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट है हमारे पास लेविस कॉन्सेप्ट, लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, एसिड बेस कॉन्सेप्ट। ये तीसरा हमारा डेफिनेशन है एसिड बेस। तो लेविस एक साइंटिस्ट ने, लेविस ने बताया कि एसिड को बताया कि जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, एसिड कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं वो एसिड होगा। और बेस को क्या होगा, बेस को इसका जस्ट अपोजिट बोला, कैन डोनेट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे वो बेस होगा, जो एक्सेप्ट कर ले वो एसिड होगा। इस कैटेगरी में, एसिड की कैटेगरी में जो आ सकते हैं, जैसे मान लो पहला कैटेगरी है ऑल टाइप्स ऑफ कैटायन, ऑल टाइप्स ऑफ कैटायन, जितने भी टाइप्स के कैटायंस हो गए, जैसे Na+ हो गया, यहाँ पर NH4+ हो गया, K+ हो गया, ये सब क्या है, बेस है। इसके सॉरी एसिड है, इसके अकॉर्डिंग एसिड है ये, और लेविस के हिसाब से ये एसिड है, क्योंकि ये क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। दूसरा है हमारे पास ऑल स्पीसीज या ऑल स्पीसीज हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ऐसे सभी कंपाउंड जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट, जैसे हमारे पास हो गया BCl2 हो गया, BF3 हो गया। इसका अगर बढ़ाएंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखेंगे तो इसमें क्या आते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसमें बोरॉन के पास कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इसका ऑक्टेट क्या इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है तो इसके पास चांस है इलेक्ट्रॉन लेने का। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लेविस एसिड बोलेंगे। तीसरा है ये हमारे पास, तीसरा हमारे पास है लेविस एसिड का कंपाउंड हैविंग इनकम्प्लीट d ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ऐसे कंपाउंड जिसके सेंट्रल एटम में इनकम्प्लीट d ऑर्बिटल, जैसे हमारे पास PCl3 हो गया या फिर PCl5 हो गया, इनमें क्या है, इनका जो d ऑर्बिटल है क्या है, इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट d ऑर्बिटल है तो क्या कर सकते हैं, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसलिए उसको क्या बोला गया, लेविस एसिड बोला गया। ये हमारा लेविस एसिड हो गया। अब हम बात करते हैं लेविस बेस की तरफ, बात करते हैं लेविस बेस की तरफ। तो लेविस बेस के कितने आ जाएंगे, तो लेविस बेस में आ जाएंगे ऑल टाइप्स ऑफ एनायंस, ऑल टाइप्स ऑफ एनायंस, जितने भी टाइप्स के जो एनायंस होंगे वो क्या कहलाएंगे, लेविस बेस कहलाएंगे। जैसे हमारे पास हो गया CH3 माइनस हो गया, Cl माइनस हो गया, या फिर Cl माइनस हो गया, ये सब क्या कहलाएंगे, लेविस बेस कहलाएंगे, क्योंकि इसमें माइनस आ जाए, इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं, इसलिए क्या बोलेंगे हम लोग, लेविस बेस बोलेंगे। दूसरा इसमें कैटेगरी आ जाता है लेविस बेस में कंपाउंड हैविंग
पेयर ऑन सेंट्रल एटम। ऐसे कंपाउंड जिसमें लोन पेयर हो सेंट्रल एटम, जैसे मान लीजिए अमोनिया हो तो लोन पेयर है, या फिर अमाइंस हो गए, यहाँ पर अमाइंस हो गए, इस पर क्या है, नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, इसको क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। इसलिए क्या बोलेंगे हम लोग, इसको लेविस बेस। तो ये हो गया हमारा लेविस बेसिक और बेस कंसेप्ट, तीनों कंसेप्ट हो गया। पहला कंसेप्ट क्या था, आर्हेनियस कंसेप्ट था। दूसरा कंसेप्ट क्या था, ब्रोंस्टेड-लॉरी कंसेप्ट क्या था, और तीसरा क्या है हमारे पास, आर्हेनियस कंसेप्ट। ये यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास दे सकता है कि HCl is एसिड, इसके अकॉर्डिंग एसिड है ये, क्या ये आर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड है, या फिर ब्रोंस्टेड-लॉरी के हिसाब से, या फिर लेविस के हिसाब से ये एसिड है। तो हमें पता है कि HCl क्या कर सकता है, H+ आयन डोनेट कर सकता है। H+ आयन डोनेट करने का मतलब क्या होगा, आर्हेनियस हो गया और ब्रोंस्टेड भी हो गया, लेकिन ये लेविस दो कंसेप्ट से एसिड है, लेकिन लेविस के कंसेप्ट से एसिड नहीं है। सिमिलरली मान लो हमारे पास हम बोल रहे थे डेफिनेशन में कि NH3 बेस, NH3 किसके हिसाब से बेस है, क्या आर्हेनियस के हिसाब से बेस है। आर्हेनियस ने क्या बोला कि OH- आयन डोनेट कर सकते, इसमें तो OH- सही नहीं, ये बेस नहीं होगा। क्या इनके अकॉर्डिंग बेस है कि H+ आयन क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। H+ आयन एक्सेप्ट करके क्या बनाएगा, H+ बनाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ब्रोंस्टेड-लॉरी के हिसाब से बेस हो जाएगा। सिमिलरली क्या है, लेविस के हिसाब से बेस हो जाएगा। लेविस ने क्या बोला है कि जो क्या कर सकता है, लोन पेयर डोनेट कर सकता है, जिसके पास लोन पेयर है यहाँ पर डोनेट कर सकता है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये बेस। आज का लेक्चर समाप्त करते हैं यहीं पर। अभी हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी है आने की पेयर के लिए। आने की चीज़ें में हमने क्या पढ़ा, अभी कंडक्टर के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ कंडक्टर। इसमें हम लोग मेनली इसके बारे में पढ़ते हैं, मेटालिक कंडक्टर के बारे में फिजिक्स वगैरह पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के बारे में। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर क्या होता है, दो तरह के होंगे, वीक होगा और स्ट्रॉन्ग होगा। इसमें हमने पढ़ा एसिड बेस के बारे में। एसिड क्या होती है मैंने बताया आपको। एसिड को बताने के लिए, बेस को बताने के लिए कितनी डेफिनेशन है, तीन डेफिनेशन। पहला क्या था, आर्हेनियस था, दूसरा क्या था, ब्रोंस्टेड-लॉरी कंसेप्ट था, और तीसरा क्या था हमारे पास लेविस एसिड बेस कंसेप्ट। थैंक यू वेरी मच।